आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से लेकर जून तक के महीने में जीडीपी के आंकड़ों में 23.9% की भारी गिरावट आई है। भारत ने तिमाही जीडीपी के आंकड़े जब से जारी करने शुरू किए हैं उसमें यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। जीडीपी के आंकड़ों में आपकी और हमारी जिंदगी के लिए क्या सबक छिपा होता है? हमारी अर्थव्यवस्था का फ्यूचर अब यहाँ से क्या होगा? कौन से सेक्टर सबसे भारी संकट में है? दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हम कहाँ खड़े हैं आज की तारीख में, और इतनी गहराई से बाहर निकलने में कितना समय लगेगा? ऐसे कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज हम इस पॉडकास्ट में। मैं हूं ऋतुराज और मेरे साथ हैं आर्थिक मामलों को बारीकी से समझने वाले और आंकड़ों को भी बारीकी से समझने वाले इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी। सर, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद ऋतुराज। सर, वो एक गाने की लाइन है कि बड़ी देर से कर दी मेहरबा आते आते। 16 क्वार्टर से जीडीपी में लगातार कॉन्ट्रैक्शन है। हम और आप इस पर लगातार बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट बना रहे हैं, लेकिन बहुतों को यह झटका कल पहली बार महसूस हुआ है। मैग्नीट्यूड क्या है इस -22.9% का? ऋतुराज, झटका महसूस तो लोगों को 16 क्वार्टर से हो रहा है। 16 क्वार्टर से कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं है, लेकिन 16 क्वार्टर से जीडीपी एक सीढ़ी दो सीढ़ी लगातार लुढ़क रहा है नीचे। अब ये अचानक मार्च के बाद गड्ढे में चला गया, 24% का गड्ढा नीचे उसमें जाके गिर गया। ये महसूस तो लोगों को हो रहा है क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से अधिकांश उद्योगों में, अधिकांश कारोबारों में रिटर्न्स खराब हुए हैं, लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं, नौकरियों में कमी हुई है। अगर नई नौकरियां निकलती थी तो वो नहीं आ पाई हैं। उस मंदी का पिंच या उस मंदी की चुभन सबको महसूस हो रही है। ये अलग बात है कि वो किस किस स्तर पर अलग अलग लोगों के जीवन के स्तर अलग अलग होते हैं, उन्हें कहाँ प्रभावित करती है ये अलग बात है। लेकिन प्रभावित सब लोग हो रहे हैं। पर इस आंकड़े को देखने के बाद, क्योंकि आंकड़ा काफी बड़ा है, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि जब संख्या बड़े होकर हमारे सामने आती है तो हमें चौंकाती है कि अरे, हम तो 0 से 24% नीचे चले गए, ये तो बहुत खराब स्थिति है। अब वो चीज महसूस हो रही है। लेकिन अगर लोग सिर्फ अपनी ही बैलेंस शीट देख लें, अपने ही बैंक अकाउंट्स देख लें, अपने ही खर्च और कमाई का हिसाब देख लें, 2018 या 2017 के इस महीने की तुलना में यानी सितंबर 2017 से 2020 सितंबर का, तो उनको फर्क समझ में आ जाएगा कि उनकी अर्थव्यवस्था में, उनकी निजी अर्थव्यवस्था में कितनी गिरावट आई है। जिस नंबर्स की हम बात कर रहे हैं उसका हमारी और आपकी जिंदगी पर क्या असर होता है, और यह असर कितना लंबा खींच सकता है? ये तो आप उन लोगों से पूछ सकते हैं जिन्होंने मार्च अप्रैल से लेकर जुलाई तक नौकरियां गंवाई हैं। जीडीपी गिरना कितना खतरनाक होता है इसका नतीजा हमारे सामने है। जीडीपी आमतौर पर जब 1-2% या 3% गिरता है तो भी उसके असर देखे जाते हैं। जो उद्योग उसमें उसकी चपेट में होते हैं, वहां पर तनख्वाहें कटती हैं, वहां पर नई नौकरियां नहीं निकलती। जीडीपी का गिरने से रोजगारों की संभावनाएं सीमित होती हैं और अवसर सीमित होते हैं। जीडीपी के कॉन्ट्रैक्शन में जाने से या सिकुड़ जाने से रोजगार खत्म हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है, ये बुनियादी फर्क है। रोजगार ना बढ़े तो चल सकता है कि आपकी तनख्वाह अगर 10,000 रुपए है वो बनी रहे 10,000 रुपए, तब भी आप काम चला लेंगे। लेकिन अगर तनख्वाह कटकर 10,000 से 8,000 रह जाए, ये नौकरी ही खत्म हो जाए, तो ज्यादा भयावह स्थिति होती है। तो भारत का जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन में है, सिकुड़ गया है, नीचे चला गया है। और उस नीचे जाने का नतीजा ये हुआ है कि आप करीब 12 करोड़ के आसपास रोजगार जो सरकार ने रिकॉर्ड किए हैं, अलग अलग एजेंसियों ने रिकॉर्ड किए हैं, हो गए हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जो असंगठित क्षेत्र के कैजुअल लेबर्स के डेली काम करने वाले लोगों के रोजगार हैं, वो खत्म हुए हैं और वो स्पष्ट रूप से हमें अपने आसपास दिखता है। अंशुमान सर, जिस आंकड़े की हम बात कर रहे हैं वो ऐसे समय में इकट्ठा किया गया था जब लॉकडाउन था, और ये बात बस संगठित क्षेत्र के आंकड़े हैं, ये बस संगठित क्षेत्र के आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं। हकीकत के कितना करीब है यह आंकड़ा, या जमीन पे हालत कहीं ज्यादा खराब हो सकती है?
हालत इससे ज्यादा खराब हो सकती है। देखिए, हमेशा जीडीपी का आंकड़ा कलेक्ट करने का एक सिस्टम होता है। क्वार्टरली एस्टीमेट हमेशा सीमित आंकड़ों के आधार पर होते हैं। इस बार आंकड़ों का संग्रह और कमजोर रहा। अभी जब हमने बाद में बात की आंकड़े आने के बाद, जब कल आंकड़े देखने के बाद और प्रतिक्रियाएं ठंडी हुई, तो हमने समझने की कोशिश की, वो लोग जो आंकड़े बनाते हैं भारत के सांख्यिकी संगठन में और जो विशेषज्ञ हैं, तो उन्होंने इस बात को अनौपचारिक रूप से स्वीकार किया कि ये आंकड़ा बहुत सीमित सोर्सेज में बना था, क्योंकि कोविड का लॉकडाउन था, चीजें सामने नहीं आ पा रही थी, इसलिए आंकड़ा सीमित जानकारी पर आधारित है। और उस सीमित तथ्यों पर भी हम भारत की अर्थव्यवस्था 24% कॉन्ट्रैक्शन में है, मैन्युफैक्चरिंग 50% कॉन्ट्रैक्शन में है, माइनिंग करीब करीब 23-24% की गिरावट में है। अब हमें देखना यह होगा कि जो अगला रिवीजन आएगा, क्योंकि जीडीपी के आंकड़े हमेशा रिवाइज होते हैं, तो जो अगला तिमाही का आंकड़ा आएगा, यानी अगली तिमाही में जो जो हमारे पास आंकड़ा आएगा, तो ये आंकड़ा, ये वाला एस्टिमेट रिवाइज हो जाएगा। तो जब रिवाइज होकर सामने आएगा तो शायद स्थिति और ज्यादा भयावह दिखाई देगी। मोटे तौर पर जो अनुमान है थे वो 25 से 26% के आसपास थे, लेकिन आंकड़ा जो है वो 23-24% के आसपास है। तो हमें उस रिवीजन का इंतजार करना पड़ेगा। और ये आमतौर पर जीडीपी में एक सामान्य प्रक्रिया है कि हमेशा जीडीपी का आंकड़ा पहले एडवांस आता है और फिर उसके बाद रिवाइज आता है, और रिवाइज एस्टिमेट में मंदी गहरी दिखाई देती है। सेक्टर वाइज अगर हम आंकड़ों की बात करें, अभी आपने छोटा सा जिक्र भी किया, तो कहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेंट लगा है और उसका क्या असर अभी पड़ेगा? देखिए, सबसे ज्यादा डेंट वहां लगा जहां लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर हुआ, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सारे कारोबार 3 महीने तक बंद रहे। आप मैन्युफैक्चरिंग में सारी कंपनियां बंद रही, 50% का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी उत्पादन 50% नीचे चला गया। माइनिंग बुरी तरह टूटी, जो कि आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि इसका लगता है कि माइनिंग में लेबर की सप्लाई न होने के कारण माइनिंग गतिविधियां ठप हो गई। सर्विसेज में, जहां पर सबसे ज्यादा रोजगार मिलते हैं, ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, उनमें तेज गिरावट आई। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में बड़ी गिरावट आई। तो ये वो जो सारे सेक्टर थे जो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन है, ग्रोथ का इंजन है, भारतीय अर्थव्यवस्था इन्हीं पर आगे चलती है, वो सारी गतिविधियां बंद थी, इसलिए उसका वो इस सेक्टोरल आंकड़ों में पूरी तरह दिखाई देता है। केवल एग्रीकल्चर एक बेहतर आंकड़ा है जिसको कई लोगों ने चर्चा की है, लेकिन यदि आप एग्रीकल्चर को बाकी आंकड़ों की तुलना में देखते हैं, बाकी क्षेत्रों की तुलना में देखते हैं, तो शायद आपको बेहतर स्थिति दिखाई देती है। नहीं तो एग्रीकल्चर ने कोई चमत्कार नहीं किया है, क्योंकि पिछले 20-25 सालों में भारत में एग्रीकल्चर की विकास दर 2.5 से 3.5 के बीच में ही रही है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एग्रीकल्चर ने कोई बहुत बड़ी ग्रोथ सामने दिखाई हो। ये इस ग्रोथ का कोई बड़ा फर्क भी जीडीपी पर नहीं पड़ा। 3.5% की ग्रोथ के बावजूद भारत का जीडीपी कितनी बुरी तरह टूट गया, और ये दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः नगरीय और औद्योगिक अर्थव्यवस्था है। खेती पर में सबसे अच्छी विकास दर के बाद भी जीडीपी की गिरावट नहीं रोकी जा सकती। यहाँ पे हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम मेजर्स पे बात करेंगे। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज, उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। ध्यान बनाओ, कितना ज़्यादा रखना। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम जीडीपी के आंकड़ों पे बात कर रहे हैं। अंशुमान सर, ब्रेक से पहले हमने कई चीजों पे बात की। अब जब हम नई चीजों पे लौटना चाहेंगे, हम मेजर्स पे बात करेंगे। बीते कई महीनों से कई तरह के सुधार के उपाय किए गए, सरकार ने अपनी ओर से किए, आरबीआई ने अपनी ओर से किए, वो कहीं ट्रांसलेट होता क्यों नहीं दिख रहा है? काफी समय लगता है सरकार के फैसलों को लेकर उन्हें जमीन पर पहुंचने में। पहली चीज तो ये। दूसरी ये कि सरकार ने इसे एक सामान्य मंदी के तौर पर लिया, और जो उपाय किए गए वो बहुत ही कॉस्मेटिक या इंक्रीमेंटल किस्म के उपाय हैं। जो बात हम प्रारंभ से अपने इन पॉडकास्ट में या आज तक रेडियो पर चर्चा में कह रहे हैं कि ये एक विशिष्ट परिस्थिति है, ये ऐसी परिस्थिति है, ऐसी मंदी है जो भारत ने देखी नहीं है कभी। भारत के नीति निर्माताओं ने के पास इसे संभालने का कोई स्पष्ट प्लान नहीं है। ये स्ट्रक्चरल स्लोडाउन जो ढांचागत मंदी मार्च में मौजूद थी, उसके ऊपर हम बुरी तरह टूट गए हैं। और
अर्थव्यवस्था गड्ढे में है। इसे निकालने के लिए सामान्य उपायों से काम बनने वाला नहीं है। ये पूरा नए तरीके से एक एंटी रिसेशन या एंटी डिप्रेशन स्ट्रेटेजी की जरूरत होगी, जो हमें नहीं दिखाई दी, इसलिए उसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। जुलाई के जो आंकड़े हमारे पास आए उसमें दिखाई देता है कि कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट और कॉन्ट्रैक्शन में बनी हुई है लगातार। इसका मतलब यह है कि उसका पैक का कोई असर बड़े पैमाने पर नहीं दिखाई दिया। एमएसएमईज को सस्ते लोन दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन एमएसएमईज की तरफ से कोई डिमांड नहीं आई। सबसे महत्वपूर्ण चीज समझना ऋतुराज ये जरूरी है कि जीडीपी में गिरावट अपने आप में एक दुष्चक्र बना देती है, एक विशेष साइकिल बना देती है। और जीडीपी में 2 या 3% की गिरावट से ही अर्थव्यवस्था बुरी तरह परेशान हो जाती है। और आप समझने की कोशिश करें कि 1 से 2% की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कितने संसाधनों की, कितनी बचत की, कितनी निवेश की, कितनी खपत की जरूरत पड़ती है। और यहाँ तो हम 0 से नीचे चले गए हैं, और वो भी 24%, यानी 24 मंजिल नीचे। अगर माने कि 0 जो है वो जीडीपी की जमीन है, तो हम 24 फीट गहरे गड्ढे में जाकर गिर गए हैं, जो शायद और गहरा हो सकता, हम अभी नाप नहीं पा रहे हैं। यहां से बाहर निकलने के लिए हमें कितनी ताकत, कितना निवेश और कितनी बचत की जरूरत होगी, उसका अनुमान नीतियां नहीं लगा पा रही हैं। दूसरी चीज, जीडीपी गिरने के साथ राजकोषीय घाटा बढ़ने का खतरा हमेशा बन जाता है। भारत में पहले 4 महीनों में इस साल बजट का जो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य था, उसका 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। राजकोषीय घाटे को हम हमेशा जीडीपी के रेशियो में नापते हैं, तो अब जब जीडीपी ही कम हो गया और माइनस में चला गया है, तो घाटा उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यह बड़ा दुष्चक्र है, जो दिखता है कि आगे सरकार इसको उबारने के लिए सरकार के हाथ किस तरह बंधे हुए हैं। एक बात और कही जा रही है कि सरकार के जो भी उपाय रहे वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत फोकस रहे, उत्पादन पे बहुत फोकस किया सरकार ने, खपत पे ध्यान नहीं दिया। क्या यहाँ पे भी थोड़ी बहुत कमी लगती है, या ये बात बस यूं ही लिखने की थी, तो किसी ने नहीं, लिखने की नहीं थी। देखिए, भारत की इकोनॉमी को हम का जो मूल स्वभाव है वो सप्लाई साइड का नहीं, डिमांड साइड का स्वभाव है। हम दुनिया में कोई सबसे बड़े टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसर नहीं है, हमारी कंपनियां कोई दुनिया में सबसे बड़ी कंपनियां नहीं है, हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर नहीं है, हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद उन लोगों में है, उस भीड़ में है, वो जो 100 करोड़ 125 करोड़ लोग हैं जो खपत करते हैं। और इसलिए भारत के जीडीपी में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा या लोगों की खपत का, हमारे आपकी खर्च का हिस्सा करीब 60% है। तो जो भी उपाय किए गए वो सारे उपाय सप्लाई बढ़ाने के थे। लेकिन कोई भी कंपनी अगर उसे आने वाले 6 महीने में या साल भर में बाजार में डिमांड नहीं दिख रही है, तो वो कर्ज लेकर भी अपने बचत से पैसा निकालकर निवेश करना क्यों चाहेगी। और ये बात हमने पिछले साल देखी थी, जब सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए के कॉर्पोरेट टैक्स की कटौती की थी और कंपनियों को राहत दी थी, किसी कंपनी ने निवेश नहीं किया। तो समस्या दरअसल दाईं टांग में है, हम इलाज बाईं टांग का कर रहे हैं। और वो ये इलाज अभी से नहीं कर रहे हैं, ये इलाज कोविड आने के पहले से हो रहा है, और इसलिए आज परिस्थिति है कि दोनों टांगे लड़खड़ा गई हैं। तो अब यहां से डिमांड साइड मेजर्स की जरूरत होगी, और डिमांड बढ़ाना, लोगों को खर्च के लिए सामने लाना, ये आसान काम नहीं होता। इसके लिए बहुत नपे तुले, बहुत सधे हुए प्रयासों की जरूरत होती है, जो अभी तक हमें नहीं दिखाई दी। और इसलिए आपको दिखता है कि आत्मनिर्भर पैकेज या आरबीआई की तरफ से 4 लाख करोड़ रुपए की मॉनेटरी ईजिंग के बाद भी बाजार में डिमांड नहीं आई, और अर्थव्यवस्था अभी भी बुरी हालत में है। दुनिया के बाकी देशों की तुलना में जिनसे हम अपने आप को तौलते हैं, कितना फर्क है, हम कहाँ खड़े हैं उन देशों के मुकाबले? देखिए, क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ रेट के मामले में अमेरिका के बाद हम सबसे ज्यादा तेज गिरने वाली अर्थव्यवस्था है, जो रिवाइज्ड आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन दुनिया में हर अर्थव्यवस्था का अपना स्वभाव होता है, उस पर पड़ने वाले असर गहरे होते हैं। अगर आप पश्चिम की अर्थव्यवस्थाओं से माने तो वहां गरीबी का, कम आय वाले लोगों का प्रतिशत कम है। भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबों का और सीमित आय वाले लोगों का प्रतिशत बहुत बड़ा है। तो भारत में 2% की जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट भी गरीबी बढ़ा देती है। हम तो माइनस में चले गए हैं 24% में। तो अगर आप आंकड़ों से कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भारत दुनिया की उन टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में है जहां सबसे तेजी से गिरावट हुई है। लेकिन इसे नीचे उतरकर जब आप इन आंकड़ों के भीतर जाकर देखेंगे तो शायद अमेरिका या यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा जल्दी से उबर आएंगी, बाउंस बैक कर जाएंगी अगले 2 क्वार्टर में। भारत को यहां से निकलने में लंबा समय लगेगा, क्योंकि हमारे ढांचे में, हमारे स्ट्रक्चरल इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में गहरी चुनौतियां और प्रॉब्लम है। और यहाँ के बाद आने वाले समय में रोजगार पर क्या असर पड़ेगा अगले 1 आध 1.5 साल 2 साल में जो हम देखेंगे?
ऋतुराज, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें देखना है कि अगले क्वार्टर में क्या होने वाला है, उसके बाद के क्वार्टर में क्या होने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था को तो पहले शून्य के लेवल पर आना होगा, यानी सरफेस लेवल पर आना होगा। अभी तो हम जमीन से 24-25 फीट नीचे खड़े हैं, यहां से चढ़ते हुए ऊपर आना पड़ेगा, तब हम उस स्थिति में आ पाएंगे जहां हम एक कहेंगे कि हमने अपना नुकसान, माइनस से हम प्लस हो गए। फिर इसके बाद आप ग्रोथ की बात शुरू करेंगे कि आप 2%, 3%, 4%, 5%, और अच्छे रोजगार के दिन तो 7%, 8% विकास दर के थे। वहां तक जाने का सफर बहुत लंबा है, और इस सफर को ऐसे समझना चाहिए कि अगर आप सिर्फ कोविड से पहले की स्थिति को ही मान लें, जो कि बहुत खराब स्थिति थी, 3.2% की ग्रोथ रेट थी पिछले क्वार्टर में कोविड से पहले के क्वार्टर में, अगर उसमें ही आप उसे ही आधार मान लें, तो मौजूदा परिस्थिति में 24% और प्लस 3%, भारत को 27% की ग्रोथ रेट चाहिए। और समझ सकते हैं 27, यहाँ 2% की ग्रोथ रेट बढ़ाने में तो मुश्किल आ जाती है कि 27% की ग्रोथ रेट चाहिए। और अगर आप पिछले साल के बराबर जाना चाहते हैं तो आपको पिछले साल 5% की विकास दर थी, इसी तिमाही में तो आपको 29 से 30% की विकास दर चाहिए। ये बहुत बहुत भारी वजन है, जिसको उठाना और खींचकर ऊपर लाना आसान नहीं होगा। तो अभी तो यह है कि रोजगार जाए नहीं, जितने चले गए हैं, इसके अलावा जो आने वाले कटने वाले रोजगार हैं वो रोका जाए, क्योंकि छटनी का एक दौर शायद अभी और आएगा जब कंपनियां, लॉकडाउन पूरी तरह खत्म होगा। अभी तो ये लॉकडाउन चल रहा है, सैटरडे का, संडे का, वीक्स का। जब पूरी तरह स्थितियां नॉर्मल होंगी तो कंपनियां ये समझ पाएंगी कि उनका भविष्य कहां है और उन्होंने कितने उत्पादन की और क्या कमाई की उम्मीद है। एक और बात ध्यान रखने वाली है कि मॉरेटोरियम खत्म हो रहे हैं, मॉरेटोरियम बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की गई है, इसलिए अब कंपनियां कर्ज की लागत भी, जो उन्होंने कर्ज में मॉरेटोरियम लिया था उसे चुकाने के लिए, और जो पुराना कर्ज है उसे चुकाने की भी व्यवस्था करेंगे। और इसका असर भी रोजगारों पर, कंपनियों के सर्वाइवल पर, कंपनियों के बंद होने पर दिखाई देगा। और यहाँ से अब आगे का रास्ता क्या होता है, कहाँ जाता दिख रहा है? यहां से आगे का रास्ता इस बात पर निर्भर करता है कि हम सबसे पहले शून्य की विकास दर के लेवल पर कब पहुंचते हैं। वहां से सारी बहस शुरू होगी, वहां से सारी बात शुरू होगी कि हमें ऊपर कहां की तरफ जाना है। और उसके लिए अभी सरकार के पास प्रत्यक्ष रूप से जीडीपी के नंबर आने के बाद सरकार की तरफ से कोई प्लान स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया। जो विकल्प है वो बहुत सीमित है, क्योंकि बजट में पैसा नहीं है, इकोनॉमी में ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। उस इन्वेस्टमेंट का वो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा, उसके बाद डिमांड के लिए और लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। यदि लोगों के हाथ में पैसा रखा भी जाएगा तो क्या वो खर्च करने निकलेंगे या वो उस पैसे को अपने बचत में इस्तेमाल करेंगे, यह भी समझना जरूरी है। तो अभी तो हमारे सामने पहली बार एक बड़ा आंकड़ा खुलकर आ गया है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, उन्हें एक स्पष्ट रणनीति बनानी चाहिए। पर एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि ये कोई बिजनेस एज यूजुअल जैसी स्थिति नहीं है, ये सामान्य मंदी नहीं है, ये बहुत गहरा कॉन्ट्रैक्शन है, डिप्रेशन है। इसमें उन नीतियों से काम चलने वाला नहीं है जिनसे हम अभी तक अर्थव्यवस्था को संभालते रहे थे। इसके बियॉन्ड हमें जाना पड़ेगा और कुछ बड़े उपाय करने पड़ेंगे। शुक्रिया अंशुमान सर, इस बातचीत के लिए। जीडीपी पर हमने बात की और इसके कॉन्ट्रैक्शन का क्या असर दिखेगा या दिख रहा है, इसे आपने बड़ी आसानी से समझाया। शुक्रिया इस पॉडकास्ट के लिए। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। शुक्रिया। ये पॉडकास्ट आपने आज तक रेडियो पर सुना। हमारी वेबसाइट पर आइए, यहाँ पर आपको तरह तरह के पॉडकास्ट सुनने को मिलेंगे। और हाँ, खबरों और विश्लेषण के लिए 2 प्रोग्राम जरूर सुनिए, सुबह 7 बजे आज का दिन और शाम 7:30 बजे दिन भर। पता वही aajtak.in/radio। आप गूगल भी कर सकते हैं, टाइप कीजिए आज तक पॉडकास्ट या आज तक रेडियो। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।